किसी को मारना इसका पेशा नहीं था, लेकिन जब दुनिया ने इसको खतरा समझकर मिटाना चाहा, तो ये भी एक बहुत बड़ा हथियार बन गया। 2025 में लौटा है वो इंसान जो अकाउंट्स भी सुलझाता है और दुश्मनों को भी। क्रिश्चियन वोल्फ एक ऐसा आदमी है जिसकी सोच मशीन से भी तेज है और निशाना कभी चूकता नहीं। इस बार खेल और भी बड़ा है, दुश्मन और भी ज्यादा चालाक है और साजिश इंटरनेशनल लेवल की है। द अकाउंटेंट 2 सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, ये उस दिमाग की वापसी है जो लॉजिक से जीता है और खतरों से खेलता है। तैयार हो जाओ दोस्तों, एक ऐसे मिशन, नई चाल और नए दुश्मनों को समझने के लिए, क्योंकि कहानी अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। मूवी की शुरुआत में हम रेमंड किंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक क्लब में बैठा हुआ था, लेकिन बाहर खड़े कुछ लोग उस पर नजर रखे हुए थे। तभी एक लड़की किंग से मिलने के लिए आती है और जब वो बाहर खड़े लोग ये बात अपने बॉस को बताते हैं तो उनका बॉस कहता है कि वो बूढ़ा जरूर हमारे बारे में किसी को बताने वाला है, इसलिए दोनों को ही खत्म कर दो। दरअसल जो लड़की किंग से मिलने के लिए आई थी उसका नाम एना है और ये एक किलर है जो पैसों के लिए लोगों को मारने का काम करती है। फिर किंग उसको एक फोटो दिखाता है और इस फैमिली को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन एना इस काम को करने से इनकार कर देती है और कहती है कि मेरा काम सिर्फ लोगों की जान लेना है, ना कि किसी फैमिली को ढूंढना। तभी किंग देखता है कि बाहर से कुछ लोग उनको मारने के लिए आ रहे हैं। फिर वो एना को वहां से भागने के लिए कहता है और खुद वॉशरूम में जाकर छिप जाता है। अब यहाँ जितने भी लोग इनको मारने के लिए आए थे, किंग अकेला ही उन सब का सामना करता है और फिर जैसे ही वो क्लब से बाहर जाकर देखता है तो देखता है कि एना ने बचे हुए लोगों को मार दिया है और खुद वहां से चली गई। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक स्नाइपर अभी भी जिंदा है जो कि कार में छिपा हुआ था। फिर जैसे ही किंग बाहर निकलता है तो स्नाइपर उसे शूट करके मार देता है और किंग की यहीं पर मौत हो जाती है। फिर किंग की मौत की खबर उसकी कोलीग मेडिना को मिलती है। फिर जब मेडिना हॉस्पिटल में जाकर किंग की बॉडी को देखती है तो उसे किंग की बाजू पर लिखा हुआ एक मैसेज मिलता है, कॉल द अकाउंटेंट, मतलब कि अकाउंटेंट को ढूंढो। अब मेडिना जब किंग के घर जाती है तो दीवार पर लगी हुई तस्वीरों से समझ जाती है कि किंग किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, एक ऐसा केस जिसमें काफी सारे लोगों का मर्डर हुआ था। तभी उसे वहां पर एक फोटो मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ था द अकाउंटेंट क्रिश्चियन वोल्फ, मतलब कि किंग इसी अकाउंटेंट को ढूंढना चाहता था। फिर मेडिना खुद इस घर को रेंट पर ले लेती है ताकि वो किंग का अधूरा काम पूरा कर सके। फिर वो एक कंपनी में कॉल करके क्रिश्चियन के बारे में पूछती है। फिर एक लेडी उसे बताती है कि इस नाम का कोई भी बंदा हमारी कंपनी में काम नहीं करता, लेकिन मेडिना कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि क्रिश्चियन वुल्फ के सभी कॉन्टैक्ट्स इधर के ही हैं। इस समय मेडिना का फोन किसी ने टैप कर रखा था और वो उसकी सारी बातें सुन रहा था। फिर वही स्नाइपर जिसने किंग को मारा था वो एक मछली वाले से जाकर मिलता है जो कि उसका बॉस बर्क है। बर्क ये काम अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए करता है, लेकिन असल में वो वुमेन ट्रैफिकिंग का काम करता है, यानी कि औरतों की स्मगलिंग। इस बात की खबर किंग को मिल गई थी और इसीलिए बर्क ने उसको मरवा दिया। फिर बर्क अपने स्नाइपर को कहता है कि उस लड़की को भी इसी तरह पकड़कर मार दो जो उस दिन वहां तुमसे बचकर भाग गई थी। तुम उस लड़की को जानते नहीं हो, वो बहुत ही खतरनाक किलर है। एक बार पहले भी उसने मेरे साथियों पर हमला किया था और उस हमले में मेरे कई सारे साथी मारे गए थे, लेकिन ये मेरी किस्मत है कि उसने उस दिन मुझे पहचाना नहीं, वरना मैं जिंदा नहीं होता। लेकिन अब मुझे पता है कि वो मुझे मारने की तैयारी कर रही होगी। अब वो मुझे मारे इससे पहले तुम उसे मार दो। दूसरी तरफ मेडिना अभी भी क्रिश्चियन वुल्फ को ढूंढ रही थी। तभी एक पार्किंग में उसे क्रिश्चियन वुल्फ मिल जाता है जिसको देखकर वो समझ जाती है कि यही अकाउंटेंट है। फिर क्रिश्चियन मेडिना से पूछता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो। फिर मेडिना बताती है कि रेमंड किंग ने अपने हाथ पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। फिर ये बात सुनते ही वो उसके साथ रेमंड किंग के घर पर पहुंच जाता है। फिर मेडिना ने जितनी भी तस्वीरों को अब तक इकट्ठा किया था उन सब को दीवार पर चिपका देती है। फिर वो दोनों उन सारी तस्वीरों को देखकर उनका आपस में कनेक्शन ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब उनको इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं मिलता तो मेडिना थक हार कर सो जाती है। फिर जैसे ही सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि क्रिश्चियन ने सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया है और उसे इन सभी तस्वीरों से एक क्लू भी मिल गया है। फिर क्रिश्चियन बताता है कि किंग असल में पेब्लो नाम के एक इंसान को ढूंढना चाहता था। वो अपनी फैमिली के साथ मैक्सिकन बॉर्डर पर रहता था, लेकिन एक दिन पेब्लो की वाइफ उसको छोड़कर चली गई और उसने और कई सारी जगहों पर जाकर काम किया। फिर वो दोनों एक फैक्ट्री में जाते हैं जहां पर पेब्लो की वाइफ ने लास्ट टाइम काम किया था।
फिर पूछने पर फैक्ट्री का मालिक बताता है कि यहाँ पर हर रोज हजारों लड़कियां काम करने के लिए आती हैं। अब मैं हर किसी को थोड़ी जानता हूँ। फिर जब वो पेब्लो की वाइफ का एड्रेस बताने से मना कर देता है तो क्रिश्चियन उसे धमकी देता है कि मेरे पास तुम्हारी फैक्ट्री का सारा अकाउंट डाटा है कि किस तरह तुम अपनी सेल्स को कई ज्यादा गुना शो करके अपने पैसों को ब्लैक से व्हाइट करते हो। लेकिन ये बात सुनकर फैक्ट्री का ओनर गुस्से में आ जाता है और क्रिश्चियन से ही लड़ने लगता है। फिर क्रिश्चियन उससे अपने तरीके से बात करता है और बताता है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, बल्कि मैं तो एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो लड़कियों की स्मगलिंग करता है। फिर वो आदमी क्रिश्चियन की हेल्प करने के लिए मान जाता है और उसको एक होटल के बारे में बताता है। फिर क्रिश्चियन और मेडिना उस होटल के लिए निकल जाते हैं। फिर होटल में पहुंचकर क्रिश्चियन अपने भाई को कॉल करता है और कहता है कि मैं चाहता हूं तुम मेरे पास आकर मेरी इस केस में हेल्प करो। क्रिश्चियन का भाई कहता है ठीक है, मैं अभी आता हूं। और फिर जब वो जिस घर से बाहर निकलता है तो वहां पर हम बहुत सारे लोगों को मरा हुआ देखते हैं। फिर क्रिश्चियन अपने भाई से मिलता है और उसे अपने केस की डिटेल्स के बारे में बताता है। फिर केस को सुनने के बाद क्रिश्चियन का भाई वहां पर 3 लड़कियों को बुलाता है और उन लड़कियों को पैसे देकर पूछता है कि अगर कोई क्लाइंट तुम्हारे साथ बदतमीजी करे या तुम्हें यहाँ से जाने ही ना दे फिर तुम लोग किसको कॉल करती हो। ये बात सुनकर वो तीनों ही डर जाती हैं और समझ जाती हैं कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। दरअसल क्रिश्चियन के भाई को तो सिर्फ उस आदमी का नाम जानना था। फिर वो लड़कियां सोचती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर 2 लड़कियां तो घबराकर वहां से चली जाती है, लेकिन एक लड़की वहीं पर रुक जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे और पैसे दो तो। उस समय मेडिना अपने साथी से बात कर रही थी और किंग के मर्डर की फुटेज भी देख रही थी। फुटेज देखने पर भी उन्हें ये पता नहीं चलता कि किंग पर गोली किसने चलाई। तभी थोड़ी देर बाद मेडिना के ऑफिस से फोन आता है और उसे पता चलता है कि पाब्लो और उसकी फैमिली को ढूंढने का काम किंग को पाब्लो के डैड ने ही दिया था। मेडिना को एक और रिपोर्ट भी मिलती है कि पाब्लो के गांव में इंसानों की स्मगलिंग करना एक आम बात है और इसी स्मगलिंग के दौरान जब वो लोग पकड़े गए तो जिन्होंने उनको पकड़ा था उन्होंने उन सभी को मार दिया और इसी में पाब्लो भी मारा गया। फिर वो लड़की मार्क को बुलाकर यहाँ से चली जाती है। फिर मार्क के आते ही क्रिश्चियन का भाई उसे मारकर बेहोश कर देता है और मेडिना की गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देता है ताकि वो पुलिस के जरिए इससे इन्वेस्टिगेशन करवा सके। दूसरी तरफ क्रिश्चियन इस केस को सॉल्व करने के लिए एक हैकर से हेल्प लेता है। ये हैकर बच्चों को कंप्यूटर कोर्स करवाया करती थी, लेकिन उसका असली काम हैकिंग था और वो अपनी हैकिंग के जरिए किसी का भी पता लगाने में माहिर थी। लेकिन मेडिना को नहीं लगता कि ये हैकर कुछ कर पाएगी। वो कहती है कि जब किंग जैसा काबिल ऑफिसर ये सब पता नहीं लगा पाया तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये टीम पता लगा पाएगी। लेकिन हैकर मेडिना की बात सुन लेती है, इसलिए वो इस काम को अपना चैलेंज समझ लेती है। अब वो सभी लोग उस एना नाम की लड़की से मिलना चाहते थे जो लास्ट टाइम किंग से मिलने गई थी, क्योंकि इनको लगता था कि जरूर किंग ने इस केस के बारे में उसे कुछ बताया होगा। फिर वो हैकर उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकालती है। सड़कों पर लगे कैमरों से जो फुटेज मिलती है उसमें एना का चेहरा साफ नजर नहीं आता, क्योंकि एना ने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ था। दरअसल उस दिन क्लब के बाहर सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन एना बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। जब एना वहां से जा रही थी तो एक औरत सड़क पर खड़ी होकर सेल्फी ले रही थी। अब सभी को यकीन था कि उसकी सेल्फी में एना की शक्ल जरूर आई होगी। फिर वो हैकर उस लड़की के फोन और कंप्यूटर को हैक कर लेती है और उस दिन सड़क पर ली हुई सेल्फी से एना का फेस देख लेती है। फिर एना की पूरी डिटेल्स निकालने पर उसे पता चलता है कि वो जहां पर भी जाती है वहां पर कुछ लोगों के मर्डर जरूर हो जाते हैं, लेकिन अभी तक इनको एना का नाम पता नहीं चल पाया था। ये लोग एना का नाम ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। दूसरी तरफ घर में क्रिश्चियन का भाई किंग के लगाए हुए फोटोग्राफ्स देखता है और बताता है कि यहाँ पे जितने भी लोग मारे गए हैं जरूर उनको भी इसी लड़की ने मारा होगा, क्योंकि इन सभी की किलिंग का स्टाइल बिल्कुल सेम है। फिर मेडिना पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। फिर वो बताता है कि मैं भी एक किलर हूँ। ये बात सुनकर मेडिना वहां से चली जाती है, क्योंकि वो एक क्रिमिनल के साथ काम नहीं करना चाहती थी। फिर मेडिना जेल में जाकर मार्क से मिलती है, जो अपने वकील के साथ वहां पर बैठा हुआ था। फिर वो मार्क से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और पूछती है कि साफ साफ बता दो तुमने इन लड़कियों को कहां से खरीदा था, वरना मैं चाहूं तो तुम्हें एक लंबी सजा दिलवा सकती हूँ। फिर मेडिना उसे पाब्लो की फैमिली की फोटो दिखाती है और उस फोटो को देखकर मार्क बताता है कि मैंने इसकी वाइफ को खरीदा था। फिर मेडिना पूछती है कि अब वो कहाँ मिलेगी। मार्क कहता है मैं नहीं जानता, क्योंकि काफी सालों पहले वो मेरे यहाँ से भाग गई थी, लेकिन फिर एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरे यहाँ से भागने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो पास के ही हॉस्पिटल में काफी दिनों तक हॉस्पिटलाइज रही थी।
फिर मेडिना उस आदमी का नाम दोबारा पूछती है जिससे वो लड़कियों को खरीदा करता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताता, पीछे से वही शूटर जिसने किंग को मारा था वो मार्क और उसके वकील को भी शूट कर देता है। फिर मेडिना नीचे झुक जाती है और उसकी जान बच जाती है, वरना वो शूटर उसे भी मार देता। फिर क्रिश्चियन की हैकर उसे कॉल करके बताती है कि मेरे बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे उस किलर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तभी क्रिश्चियन का भाई उससे पूछता है कि तुम इस ट्रक में क्यों रहते हो, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तुम एक अच्छा सा घर भी तो ले सकते हो। लेकिन क्रिश्चियन कहता है कि मुझे यहीं पर रहना पसंद है। फिर क्रिश्चियन का भाई उसको कहता है कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुमने मुझे पहले कभी कॉल नहीं की, जान सकता हूँ क्यों? फिर क्रिश्चियन कहता है कि तुम्हारे पास भी तो मेरा नंबर था, तुम भी तो मुझे कॉल कर सकते थे। और फिर वो दोनों शराब पीने के लिए क्लब में चले जाते हैं। वहाँ क्रिश्चियन की नजर एक लड़की पर पड़ती है, फिर वो लड़की भी उसे देखने लगती है। उस लड़की को भी क्रिश्चियन पसंद आ जाता है। फिर जब वो लड़की क्रिश्चियन से बात करने आती है तो उसको महसूस होता है कि क्रिश्चियन को तो बात ही नहीं करनी आती, क्योंकि वो हर बात का बहुत ही सीधा जवाब दे रहा था, जिससे उस लड़की को लगता है कि इसको मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। फिर उसका भाई कहता है कि अगर तुम उससे ढंग से बात करते तो वो लड़की अभी तुम्हारे साथ होती, लेकिन क्रिश्चियन कहता है कि मेरा दिमाग ऐसे कामों में बिल्कुल भी नहीं चलता। फिर जब वो दोनों क्लब से वापस आने लगते हैं तो क्रिश्चियन अपने भाई को दिखाता है कि मुझे उस लड़की का नंबर मिल गया है। ये बात सुनकर वो बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ मेडिना उसी हॉस्पिटल में जाती है जहां पर उस लड़की को एक्सीडेंट के बाद एडमिट किया गया था। फिर डॉक्टर से पूछने पर उसे पता चलता है कि किसी ने उस लड़की के साथ गलत करने की कोशिश की थी, और जब उस लड़की ने खुद को बचाने की कोशिश की तो उस आदमी ने उस लड़की को बहुत ज्यादा मारा, जिसके कारण उसके दिमाग में भी चोट लग गई और उसकी याददाश्त चली गई। इस एक्सीडेंट में उसके चेहरे की हालत भी बिगड़ गई थी। फिर डॉक्टर बताते हैं कि उसके दिमाग के ऑपरेशन के साथ साथ उसके फेस की भी सर्जरी करनी पड़ी। उस लड़की का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही तगड़ा था, जिसकी वजह से बहुत जल्दी उसकी रिकवरी हो गई और सर्जरी के बाद वो पहले से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगी थी। फिर जब मेडिना डॉक्टर के पास मौजूद उसका डाटा देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एना खुद है, यानी कि वो किलर जो उस दिन किंग से मिलने के लिए गई थी। उसने अपना बदला लेने के लिए सबसे पहला मर्डर हॉस्पिटल के गार्ड का किया था। जिस समय डॉक्टर और मेडिना आपस में बातें कर रहे थे, ठीक उसी वक्त क्रिश्चियन की हैकर डॉक्टर के कंप्यूटर को हैक कर लेती है और ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें भी पता चल जाती है। फिर क्रिश्चियन के भाई को डार्क वेब की हेल्प से पता चलता है कि किसी ने एना को मेडिना को ही मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। फिर वो ये बात क्रिश्चियन को भी बता देता है और ये बात पता चलते ही क्रिश्चियन मेडिना को बचाने के लिए उसके घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन क्रिश्चियन के घर पर पहुंचने से पहले ही एना वहां पर पहुंच जाती है और मेडिना के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन मेडिना भी कोई आम लड़की नहीं थी, उसे अपने आप को डिफेंड करना पूरी तरह से आता था, क्योंकि उसने इसी बात की तो ट्रेनिंग ली थी। तभी एना की नजर वहां पर मौजूद एक फोटो पर पड़ती है जो दरअसल उसी की फैमिली की थी। ये फोटो देखकर उसको अपना पास्ट याद आने लगता है और उसके दिमाग में वो सारी कहानियां घूमने लगती हैं जो उसके साथ अब तक हुआ था। दरअसल किसी ने उसके गांव के सभी लोगों को पकड़ लिया था और फिर उनमें से सभी औरतों को बर्ग के पास बेच दिया था, और यही नहीं, उसके सामने ही उसके हस्बैंड को भी जान से मार दिया गया। इतने में वहां पर क्रिश्चियन भी आ जाता है। फिर वो एना को खोया हुआ देखकर समझ जाता है कि एना को वो सारी बातें याद आने लगी है। फिर क्रिश्चियन एना को ऑफर देता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बेटे को तुमसे मिलवा सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर है। लेकिन एना जवाब देती है कि मुझे वो नहीं चाहिए, मैं उस लाइफ को छोड़ चुकी हूँ। और ये बात कहने के बाद एना वहाँ से चली जाती है। फिर क्रिश्चियन घायल मेडिना को लेकर हॉस्पिटल में जाता है ताकि उसका इलाज करवा सके। अगले सीन में हम बर्ग को देखते हैं, जिसने अभी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना नहीं छोड़ा था। जब उसको ये बात पता चली कि मेडिना उसके हाथ धोकर पीछे पड़ी है तो उसने पहले से ही एना को उसकी सुपारी दे दी और उसको मारने के लिए भेज दिया। लेकिन जब उसे पता चला कि मेडिना अभी भी जिंदा है तो वो समझ जाता है कि अब मैं और मेरा बिजनेस दोनों ही खतरे में है। फिर बर्ग अपने आदमियों को अपने सारे इलीगल कामों को छुपाने के लिए कहता है और वहां मौजूद सभी बच्चों को किसी दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन को भी पता था कि अब बर्ग खामोश बैठने वाला नहीं है और साथ में अब वो उन बच्चों को भी कहीं छुपा देगा जिसको उसने बंदी बनाया हुआ था। फिर वो अपने भाई को साथ लेकर उन बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। फिर क्रिश्चियन की हैकर उसे बताती है कि मैक्सिकन बॉर्डर से थोड़ा आगे मैंने एक बस को देखा है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे लगता है कि वो सभी की सभी बर्ग से ही लिंक्ड है। फिर क्रिश्चियन हैकर को कहता है कि तुम ये पता लगाने की कोशिश करो कि वो इन सभी को कहां पर ले जा रहा है।
फिर हैकर बताती है कि कुछ ही दूरी पर बर्क ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवा रखा है और मुझे लगता है कि वो इन सभी को मारकर उसी में दफनाने की तैयारी में है। फिर क्रिश्चियन जल्दी से जल्दी उन सभी को बचाने के लिए बर्क की उसी जगह पर जाने के लिए निकल पड़ता है। फिर वहां पहुंचते ही बर्क के आदमी उसकी गाड़ी पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्रिश्चियन एक एक करके सभी को मारने लगता है। तभी बर्क का आदमी अपने सभी कैदियों को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन फिर क्रिश्चियन अपने भाई को कहता है कि तुम उनके पीछे जाओ और यहाँ मैं संभाल लूंगा। तभी बर्क का एक आदमी उसे घायल करके नीचे गिरा देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे गोली मारता, क्रिश्चियन आकर उसे गाड़ी से ठोक देता है। फिर वो दोनों एक बार फिर से गाड़ी में बैठकर उसी बस के पास पहुंच जाते हैं जिसमें उन सभी को बंदी बनाया हुआ था। फिर वो दोनों बाकी बचे हुए लोगों को भी मार देते हैं। फिर क्रिश्चियन बस के अंदर जाता है और देखता है कि बर्क के एक आदमी ने पेवलो के बेटे पर भी गन पॉइंट कर रखी है। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, क्रिश्चियन उसे गोली मार देता है। इतने में क्रिश्चियन का भाई गड्ढे में पड़े हुए सभी को देख लेता है और फिर उन सभी को बचाकर उसको खुद पर बहुत गर्व होता है कि मैंने इन सब की जान बचाई। फिर वो दोनों उन सभी बच्चों को बस में बिठाकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ क्रिश्चियन की हैकर एना को फोन करके बता देती है कि जिसने तुम्हारे गांव में कई सारे लोगों को मारा था और तुम्हारी फैमिली को भी मारा था, वो कोई और नहीं बल्कि बर्क है। और फिर वो उसको बर्क की लोकेशन भी बता देती है। फिर कुछ ही देर में एना बर्क की लोकेशन पर पहुंच जाती है। एना को देखते ही बर्क वहां से भागने लगता है, लेकिन एना बर्क को भागने नहीं देती बल्कि उसको खत्म कर देती है। अब मेडिना भी बर्क के द्वारा चलाई जा रही फिशिंग कंपनी को बंद करवा देती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिश्चियन ने रेस्क्यू किए हुए सभी बच्चों को अपने ही पास रखा हुआ था और शायद अब उसने ही इन सभी की देखभाल करने का फैसला लिया है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।